बहू या नौकरानी, एक दर्द भरी कहानी। पूरे 2 साल के बाद आज प्रशांत कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में प्रशांत काम करता था। प्रशांत अपने देश लौटकर और अपने घर लौटकर बहुत खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रशांत की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगीं। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़ी नज़र आई। लेकिन उसकी नज़रें विशाखा को खोज रही थीं। वह सोचने लगा कि यह विशाखा मुझे मिलने क्यों नहीं आई, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को अकेले यहाँ भेज दिया। प्रशांत एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने विशाखा के बारे में पूछा तो उसकी बड़ी बहन बोल पड़ी, भाई, वह घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह तो आज ही तुम्हारे लिए आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वह घर में कोई काम करती ही कहाँ है। प्रशांत ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। प्रशांत अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन यह बात कि विशाखा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वह सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वह भी तब जब मैं 2 सालों बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए प्रशांत उसके साथ खेलने लग गया। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब लोग अपने घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर विशाखा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और प्रशांत की तरफ देखने लगी। प्रशांत भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने सबसे पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाईं, जैसे वह विशाखा को ही देखना चाहता हो। प्रशांत से नज़रें मिलते ही विशाखा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। प्रशांत भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी लोग घर के अंदर गए। विशाखा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में वापस चली गई। चाय बनाने के लिए थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद प्रशांत विशाखा को बुलाने लगा कि माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। प्रशांत यही बात दूसरी बार विशाखा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़े ही बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा इतना ज़्यादा काम, आज थोड़ा सा कर लेने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। प्रशांत अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी प्रशांत को मिलने आते रहे और विशाखा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना और यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही विशाखा अपने बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय विशाखा के। प्रशांत चाहता था कि विशाखा भी उसके साथ बैठकर खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा
कि अगर वह भी साथ बैठकर खाएगी तो फिर परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद विशाखा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त प्रशांत विशाखा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से दिखाई दे रही थी। इसलिए उसने सोचा विशाखा को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। विशाखा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी सी बच्ची रोने लगी, तो विशाखा तुरंत उठकर उसके लिए दूध लेने किचन में चली गई। इतने में प्रशांत कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची के रोने की आवाज़ आने लगी तो प्रशांत उठा और विशाखा को पुकारने लगा। जब विशाखा नहीं दिखाई दी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। प्रशांत बाद में विशाखा को देखने लगा तो विशाखा उसे फिर से किचन में ही मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब प्रशांत सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थीं कि विशाखा ज़्यादा काम नहीं करती है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वह तो कुछ और ही है। प्रशांत अब समझ गया था, पर वह अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि विशाखा से ज़्यादा काम ना कराया करें। इसलिए अब उसने खुद ही विशाखा की मदद करना शुरू कर दिया था। प्रशांत के हाथ बटाने से विशाखा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले उसका चेहरा थकान की वजह से उतरा रहता था, पर अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। प्रशांत ने कुछ ही दिनों में यह महसूस कर लिया कि विशाखा अब वह विशाखा नहीं रही जिसे प्रशांत शादी करके लाया था। वह तो कोई और ही थी, जो हर समय तोते की तरह बोलती रहती थी, और यह विशाखा तो बिल्कुल अलग है, चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो या किसी वजह से डरी सहमी हुई हो। प्रशांत विशाखा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा था। प्रशांत का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर प्रशांत को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब तुम्हें कोई बीबी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वह अच्छा थोड़ा ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर विशाखा को तुम्हारी मदद की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। प्रशांत हमेशा से ही परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने प्रशांत को समझाया, प्रशांत उनकी बातों में आ गया। अब प्रशांत विशाखा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया करता था। घर वालों ने प्रशांत को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। प्रशांत ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थीं, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना प्रशांत कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी नहीं था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद प्रशांत ने यह फैसला लिया कि
अब वह विशाखा के साथ जाकर शहर में रहेगा, जहाँ पर विशाखा भी कोई काम कर सकती है और घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वो पैसों की तंगी को पूरा कर पाएगा। परिवार वालों ने भी प्रशांत को इजाज़त दे दी। प्रशांत चाहता था कि माँ भी हमारे साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब विशाखा नौकरी करती और प्रशांत घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। समय ऐसे ही बीतता गया। विशाखा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की प्रशांत के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर कर रही थीं, इसलिए वह यहाँ पर भी विशाखा का हाथ नहीं बटाया करता था। प्रशांत अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूफ़ रहता था। कभी कभी विशाखा उससे कहती कि मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वह हाँ कह देता और अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाता था। विशाखा तो बीमार थी ही, लेकिन एक बार प्रशांत बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। अस्पताल में प्रशांत के पास सिर्फ विशाखा थी और कोई भी नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर लेटे और शारीरिक तकलीफ़ से गुजर रहे प्रशांत को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो विशाखा के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वह विशाखा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही है? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरे के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि विशाखा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को वह नज़रअंदाज करता आया था। प्रशांत को अब अपना दर्द विशाखा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा था। पश्चाताप के आंसू प्रशांत की आँखों से बहने लगे। उसने अपनी गलतियों और गुनाहों के लिए विशाखा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ पर जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।